सभी को नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 8 विषय संस्कृत व्याकरण का प्रथम पाठ वर्ण परिचय पढ़ेंगे, यानी वर्णों का परिचय पढ़ेंगे। हम सभी ने माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ लिया है। प्रत्याहार बनाने की जो रीति थी वो भी हम पढ़ चुके हैं। स्वर वर्ण भी पढ़ चुके हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे व्यंजन उन्हें कहते हैं जो स्वर की सहायता के बिना उच्चारित नहीं किए जा सकते। व्यंजन का उच्चारण काल अर्धमात्रा काल है। जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता उन्हें हलंत का चिन्ह लगाते हैं। यथा यानी जैसे क, ख, ग, घ, ड़। संस्कृत में इनकी संख्या 33 है। यानी व्यंजन हम उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। बिना सहायता के हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। और हम जैसे ये देख रहे हैं कि क, ख, ग, घ, ड़ ये जो लिखे हुए हैं, इनमें जो एक तिरछी लाइन लगी हुई है, इस तिरछी लाइन को ही हम हलंत कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि ये जो अक्षर लिखा हुआ है ये अर्धमात्रा काल का है, इसमें स्वर का मेल नहीं है। इस प्रकार है ये, जैसे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स है। ये ऊपर लिखे गए सभी व्यंजन स्वर रहित है। इनके स्वर रहित रूप को समझने की दृष्टि में इनमें हल का चिन्ह लगाया जाता है। जब किसी व्यंजन का किसी स्वर के साथ मेल करते हैं तब हलंत का चिन्ह हटा लेते हैं। जब इसमें स्वर मिल जाता है तब जो हलंत की लाइन होती है, जो तिरछी लाइन, उन्हें हम हटा लेते हैं। व्याकरण में व्यंजनों का अभिप्राय स्वर रहित हल व्यंजन से ही लिया जाता है। व्यंजनों के साथ स्वरों का जो संयोग होता है वो निम्न प्रकार से होता है। जैसे क धन ए तो का क धन आ तो का, क धन ई तो की, क धन बड़ी ई तो की, क धन उ तो कु, क धन उ तो कु। इसी प्रकार क धन री तो क्री, क धन री तो क्री, क धन री तो कलरी, और क धन ए तो के, क धन आई तो कई, क धन ओ तो को, क धन आओ तो कौ। व्यंजन के भेद। उच्चारण की भिन्नता के आधार पर व्यंजनों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है, यानी जिनका उच्चारण करने में हमारी जो जिह्वा रहती है वो मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है और वायु कुछ क्षण के लिए रुक कर झटके से बाहर निकलती है, वे स्पर्श संज्ञक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे लिखा हुआ क्या है, कायदो मावसानहा स्पर्शहा, अर्थात क से मैं पर्यंत व्यंजन स्पर्श संज्ञक है। इनकी संख्या 25 है जो निम्न 5 वर्गों में विभक्त है। जैसे क वर्ग में क वाली पूरी लाइन आ जाती है, इसी प्रकार च वर्ग में भी पूरी च वाली लाइन आती है, ट वर्ग में पूरी ट वाली लाइन, त वर्ग में भी पूरी त वाली लाइन, इसी प्रकार प वर्ग में भी पूरी प वाली लाइन आ जाती है। अंतस्थ व्यंजन यानी अंतःस्थ व्यंजन,
जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को कुछ रोककर अल्प शक्ति के साथ किया जाता है वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यणोऽन्तःस्थः अर्थात यण अंतःस्थ व्यंजन है, इनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म, जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकालकर किया जाता है वे ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। अब ऊष्म व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकाल कर किया जाता है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे शल ऊष्ममाण है अर्थात शल श स है ऊष्म संज्ञक व्यंजन है, इनकी संख्या भी 4 बताई गई है। इसके अतिरिक्त 3 व्यंजन और हैं जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे क धन क्ष तो क्ष बना, इसी प्रकार क धन र तो क धन श तो क्ष बना, त धन र तो त्र बना, ज धन य तो ज बना। अयोग्य वह है इसमें उपर्युक्त वर्णों के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में अन्य वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है जिन्हें अयोग्य वह कहते हैं। इनके अंतर्गत अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय आते हैं। अनुस्वार में देखिए सभी स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अनुस्वार कहेंगे। स्वर के बाद न अथवा मैं के स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग किया। अनुस्वर का एक मिनट अनुस्वर का प्रयोग किया जाता है। यथा यानी जैसे इयम गच्छति या इयम गच्छति, चाहे तो आप बिंदी ऊपर लगा दीजिए या फिर आप मैं लिख के हलंत लगा दीजिए, दोनों में एक ही बात होती है और एक ही उच्चारण होता है। यहाँ पर मैं के स्थान में अनुस्वर का प्रयोग है। यहाँ पर क्या है? मैं के स्थान पे किसका प्रयोग है? अनुस्वार का प्रयोग है। जैसे अंश, अवतंस, हंस आदि। अनुनासिक य, म, ड़, ण, न ये 5 व्यंजन अनुनासिक माने जाते हैं। इन्हें अर्ध अनुस्वार भी कहा जाता है, जिसे चंद्र बिंदु से भी जाना जाता है। यथा यानी जैसे, कहाँ, वहाँ, यहाँ, 5 आदि। विसर्ग स्वरों के आगे आने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण आधे है की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग किसी स्वर के बाद किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग कब होता है? किसी स्वर के बाद में किया जाता है। यह र और स के स्थान पर आता है, जैसे राम है, भानु, भानुहु, हरिहि इत्यादि। जिह्वा मूलीय इसका प्रयोग
क एवं ख से पहले किया जाता है, अर्थात क एवं ख से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह को जिह्वा मूल्य कहते हैं, जैसे क ख। आगे देखिए नंबर 5 पे उपधमानीय, इसका प्रयोग प एवं फ से पूर्व अर्ध विसर्ग के समान किया जाता है, जैसे प फ। क वर्ग से प वर्ग तक पांचों वर्गों के प्रथम और द्वितीय अक्षरों तथा ऊष्म वर्णों को परुष व्यंजन और शेष वर्णों को कोमल व्यंजन कहते हैं। अब उपधमानीय में क्या बताया गया है? इसमें यह बताया गया है कि इसका जो प्रयोग है वह प एवं फ से पूर्व अर्ध विसर्ग के समान किया जाता है। किसके समान? अर्ध विसर्ग के समान किया जाता है, जैसे कि प व फ क वर्ग के प वर्ग तक पांचों वर्णों के प्रथम व द्वितीय अक्षरों तथा ऊष्म वर्णों को परुष व्यंजन और शेष वर्णों को कोमल व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के दो प्रकार बताए गए हैं, अल्प प्राण तथा महाप्राण। क्या बताए हैं? व्यंजनों के प्रकार दो, अल्प प्राण और महाप्राण। पांचों वर्गों से पहले और तीसरे वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। अब अल्प प्राण कौन कौन से हो गए अपने? अल्प प्राण तो इसमें बताए हैं कि पांचों वर्गों से पहले और तीसरे, पांचों वर्गों से पहले और तीसरे वर्ण जो रहते हैं वो अल्प प्राण है, जैसे कि क ख च ज, ये क्या है? ये अल्प प्राण है। तथा दूसरे व चौथे वर्ण जैसे ख घ छ झ, ये क्या है? ये महाप्राण है। वर्णों के पंचम वर्णों में जो पंचम वर्ण होते हैं, जैसे कि ड़ य ण न म, अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। ध्वनि के विचार से वर्णों को कंठ आदि स्थान दिए जाते हैं। ध्वनि के विचार से वर्णों को कंठ आदि का स्थान दिया जाता है। आगे देखिए सभी वर्ण के उच्चारण स्थान, वर्ण के उच्चारण स्थान देखिए सभी वर्णों का उच्चारण मुख से होता है। सभी वर्णों का उच्चारण किससे होता है? मुख से होता है। उच्चारण में मुख के जिस अवयव की सहायता की जाती है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। अब इसमें क्या बताया है कि सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान रहता है वो मुंह ही होता है या मुख होता है। उच्चारण में मुख के जिस अवयव की सहायता की जाती है उसे उच्चारण स्थान उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे मुख में अनेक अवयव है, जैसे मुख में तो अनेक अवयव है, कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, नासिका आदि। वर्णों का उच्चारण इन्हीं अवयवों की सहायता से होता है। स्थान विभाजन निम्न रूप से किया जाता है। कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, अर्थात ए आ क वर्ग। क वर्ग का अर्थ होता है क ख ग घ ड़, इसके पांचों वर्ण और विसर्ग, इनका प्रयोग कंठ स्थान है। कंठ के उच्चारण किए गए वर्ण कंठय्य कहलाते हैं। तालु में बताया गया है कि इचुये शानाम तालु, अर्थात ई बड़ी ई च वर्ग में जैसे च छ ज झ य और श का उच्चारण स्थान तालु
है। तालु से उच्चारित वर्ण तालव्य कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करने में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है। इनका उच्चारण करने में जो हमारी जिह्वा रहती है वो किसके स्पर्श करती है? तालु के स्पर्श करती है। आगे देखिए, मूर्धा ऋटुर षाणाम मूर्धा अर्थात री, री और ट वर्ग। ट वर्ग में जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श का मूर्धा उच्चारण स्थान है। इस स्थान से उच्चारित वर्ण मूर्धन्य कहे जाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर के दांतों के साथ ऊपर खुरदरे हिस्से का स्पर्श करती है, इसीलिए इसको हम मूर्धा कहते हैं। अब मूर्धा किसे बताया गया है कि मूर्धा ऋटु षाणाम यानी कि री, ली और ट वर्ग और र और श का मूर्धा उच्चारण है स्थान है। इस स्थान से उच्चारित वर्ण मूर्धन्य कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर के दांतों के साथ ऊपर खुरदरे हिस्से का स्पर्श कराती है। दंत में ऋतुलसानाम दंताः अर्थात ली, त वर्ग, ली और कौन सा वर्ग? त वर्ग, जिसमें त, थ, द, ध, न, ल और श का दंत उच्चारण स्थान होता है। दंत स्थान से उच्चारित वर्ण दंतय्य कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करने में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा रहती है वो किसकी स्पर्श करती है? दांतों के स्पर्श करती है। किसके करती है? दांतों के। आगे देखिए, ओष्ठ। अब किसको देख रहे हैं हम? ओष्ठ को देख रहे हैं। ओष्ठ में अपूप धमानिया नामोष्ठौ, अपूप धमानिया नामोष्ठौ अर्थात उ, ऊ, प वर्ग। प वर्ग में जैसे प, फ, ब, भ, म यानी पांचों वर्ण आ जाते हैं इसमें, तथा उपधमानीय का ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है। यह ओष्ठय्य कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा के माध्यम से दोनों ओष्ठ आपस में मिलते हैं। जिह्वा जो रहती है उसके माध्यम से दोनों जो रहते हैं, दोनों ओष्ठ यानी दोनों होठ आपस में मिलते हैं। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण ओष्ठ होता है, यानी होठों के द्वारा इनका उच्चारण होता है। आगे कौन से हैं? नासिक के, जिनका उच्चारण हम नाक के द्वारा करते हैं, वो नासिका। जैसे नासिका में य, म, ड़, ण, न, तथा अनुस्वार का उच्चारण स्थान वर्ग के लिए निर्धारित तथा नासिका है। इस स्थान से उच्चारित वर्ण नासिक्य कहलाते हैं। इन वर्णों के पूर्वोक्त अपने अपने वर्ग के अनुसार कंठादि स्थान भी होते हैं, अर्थात इन वर्णों का उच्चारण करते समय क्रमशः कंठ, मूर्धा, तालु, दंत और ओष्ठ के साथ नासिका का भी सहयोग लिया जाता है। ओष्ठ के साथ किसका सहयोग लिया जाता है? नासिका का भी सहयोग लिया जाता है। आगे देखिए सभी, कंठ तालु। कौन सा आ गया अब? कंठ तालु।
तो कंठ तालु में देखिए सभी, एदई तो हो कंठ तालु, अर्थात ए तथा ऐ का कंठ तालु स्थान होता है। ए और ऐ का क्या होता है? कंठ तालु स्थान होती। कंठ और तालु के द्वारा ही बोले जाते हैं, अतः ये वर्ण कंठ तालव्य कहे जाते हैं। ए तथा ई के संयोग, ए तथा ई के संयोग से ए तथा ए धन ए के संयोग से आई बनता है, अतः ए तथा आई के उच्चारण में कंठ तथा तालु दोनों का संयोग लिया जाता है। आगे देखिए, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में क्या है? हमने पहले देखा कि जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु के द्वारा होता है उन्हें कंठ तालु में जैसे कौन कौन से आए अपने? ए आया, आई आया, और ये वर्ण के ई भी आया, ये सब आए। ये कंठ व तालु दोनों के द्वारा ही बोले जाते हैं। अब हम कंठ औष्ठव यानी कंठ और होठों के द्वारा जो बोले जाते हैं उनको हम देखेंगे, जिसमें ओदौ तो हो कंठोष्ठम, अर्थात ओ तथा औ का कंठोष्ठ उच्चारण स्थान होता है। ए धन उ ओ मिला और तथा ए धन ओ जो है वो औ बनते हैं, अतः इनके उच्चारण में कंठ तथा ओष्ठ दोनों का ही उपयोग किया जाता है। इनके उच्चारण में क्या होता है? कंठ तथा ओष्ठ दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं दोनों का ही उपयोग किया जाता है। ये वर्ण कंठोष्ठ कहलाते हैं। ये वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। आगे देखिए सभी, दंतौष्ठ यानी वकारस्य दंतौष्ठम, अर्थात वकार का दंतोष्ठ उच्चारण स्थान होता है। यह दंतौष्ठ कहलाते हैं, यानी कि जिनका उच्चारण दांत और होठ दोनों के द्वारा होते हैं वो दंतोष्ठ कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है। जो जिह्वा रहती है वो किसका स्पर्श करती है? दांतों का। तथा जो होठ भी कुछ मुड़ते हैं, जो हमारे ओष्ठ रहते हैं वो भी मुड़ते हैं, अतः दोनों के संयोग से वकार का उच्चारण किया जाता है। आगे देखिए, जिह्वा मूल। जिह्वा मूल्यस्य, जिह्वा मूलम जीभ की जड़, अर्थात जिह्वा मूल्य का जिह्वा मूल स्थान होता है। यह पूर्व में ही लिख चुके हैं कि क ख से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह को जिह्वा मूल्य कहते हैं। अभ्यास प्रश्न देखिए सभी, अधोलिखित वर्णेषु स्वरान पृथक कृत्वा लिखत, यानी निम्नलिखित वर्णों में से स्वरों को अलग करके लिखना है। हमें कुछ अक्षर दिए गए हैं, कुछ वर्ण है यहाँ पे, तो हमें पहले इनको देखना है, उनको अलग कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कर सकते हैं, जैसे ए है, री है, और ई है, ऊ है और ओ है। इस प्रकार हम इनको कर सकते हैं, इनमें से स्वर छांट सकते हैं हम। आगे देखिए, अधोलिखित वर्णेषु स्वर वर्णान चित्वा लिखित, यानी निम्नलिखित वर्णों में से स्पर्श वर्णों को चुनकर हमें लिखना है। किसको? स्पर्श वर्णों को चुनकर हमें लिखना है। तो हम इसमें से लिख सकते हैं, जैसे प, फ, ब, ट, ड, क, ग, च, ज, ख, छ, ब आदि। इस प्रकार हम देखेंगे आगे प्रश्न संख्या 3। अधोलिखितेषु वर्णेषु
दीर्घ स्वरान चित्वा लिखित, यानी निम्नलिखित प्रश्न संख्या 3 पढ़ रहे थे कि निम्नलिखित वर्णों में से दीर्घ स्वर को छांट कर लिखना है। दीर्घ स्वर है उनको हमें क्या करना है, छांट कर लिखना है। तो इसमें जो दीर्घ स्वर रहेंगे उनको हम छांट के लिखेंगे। जैसे कि दीर्घ कौन कौन से रहेंगे, जिसमें 2 मात्रा काल का समय लगता है वही दीर्घ हो गए। जैसे अब इसमें हम देखेंगे दीर्घ स्वराहा कौन कौन से हो गए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ आदि। नंबर 4 पे देखिए प्रश्न संख्या नंबर 4, अधोलिखितेषु वर्णेषु अयोग्यवाहक युक्त वर्णान चित्वा लिखत, यानी निम्नलिखित वर्णों में से अयोग्यवाहक वर्ण को चुनकर हमें लिखना है। यानी नीचे दिए गए वर्ण हैं उनमें से हमें अयोग्यवाहक जो वर्ण है उन्हें हमें छांट कर लिखना है। तो हमें दे दिए गए हैं, इनमें से हम अयोग्यवाहक छांटेंगे अंग और अह। अंग और अह क्या है, अयोग्यवाहक है। आगे देखिए सभी प्रश्न संख्या 5, अधोलिखितेषु वर्णेषु ह्रस्व स्वरान पृथक् कृत्वा लिखत, यानी निम्नलिखित वर्णों में से ह्रस्व स्वरों को पृथक करके लिखिए, यानी अलग करके लिखना है हमें। किसको, ह्रस्व स्वरों को। तो इसमें ई, उ, री, लृ, ए ये क्या हो गए, ह्रस्व स्वर हो गए। आगे देखिए, अधोलिखित वर्णानाम उच्चारण स्थानानि लिखत, इनके उच्चारण स्थान लिखने हैं। ब वर्णस्य उच्चारण स्थानम ओष्ठौ अस्ति, इसी प्रकार ऐकारस्य उच्चारण स्थानम कंठोष्ठौ अस्ति। इसी प्रकार इसमें नंबर 2 पे ओ वर्णस्य उच्चारण स्थानम में क्या आ जाएगा, कंठोष्ठौ आ जाएगा। नंबर 3 पे देखिए, ऐकारस्य उच्चारण स्थानम कंठतालु, क्या आ जाएगा, कंठतालु। नंबर 4 पे देखिए सभी, ऋकारस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा, ऋकारस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा अस्ति। नंबर 5 पे देखिए, वकारस्य उच्चारण स्थानम दंतोष्ठौ, वकारस्य उच्चारण स्थानम दंतोष्ठौ अस्ति। नंबर 6 पे, न वर्णस्य उच्चारण स्थानम नासिका अस्ति, न वर्णस्य उच्चारण स्थानम नासिका अस्ति। नंबर 7 पे देखिए सभी, औ वर्णस्य उच्चारण स्थानम कंठः अस्ति। नंबर 8 पे देखिए, ई वर्णस्य उच्चारण स्थानम तालु अस्ति। नंबर 9 पे देखिए, रकारस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा अस्ति, लकारस्य उच्चारण स्थानम दन्तः अस्ति। आगे देखिए सभी प्रश्न संख्या 7, अधोलिखित वर्णैः सह तेषां उच्चारण स्थानानां मेलनं कुरुत, यानी निम्नलिखित वर्णों के साथ उनके उच्चारण स्थान का मेल कीजिए। उच्चारण स्थान जो रहते हैं उनका हमें क्या करना है, मेल करना है। जैसे हमें मिलान करना है इनमें, तो जो ध है, ध का मिलान किससे हो जाएगा, दंतः से। री का मिलान किससे हो जाएगा, मूर्धा से। और ये का मिलान किससे हो जाएगा, तालु से हो जाएगा। इसी प्रकार
4 पेड़ है तो ड़ का मिलान किससे हो जाएगा? नासिका से हो जाएगा। ए है तो ए का मिलान किससे हो जाएगा? कंठ तालु से हो जाएगा। और व है तो व का मिलान किससे हो जाएगा? दंतोष्ठ से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? दंतोष्ठ से। इसी प्रकार वर्णः उच्चारण स्थानानि बताना है। जो वर्ण है उनके उच्चारण स्थान कौन से हैं? तो स का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत। क्या है? दंत है स का उच्चारण स्थान। इसी प्रकार ये है तो ये का उच्चारण स्थान हम सभी जानते हैं नासिका होता है। क्या होता है? नासिका होता है। इसी प्रकार ओ है, ओ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? घ, यानी कि कंठोष्ठ। क्या हो गया? कंठोष्ठ हो गया। और नंबर 4 पे घ है तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। क्या हो गया? कंठ हो गया, कंठ। और नंबर 5 पे भ है तो भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया। क्या हो गया? ओष्ठ है। और द का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत है। क्या हो गया? दंत है हो गया। अब निम्नलिखित वाक्येषु शुद्धस्याग्रे असुदस्याग्रे च इति चिन्ह लिखत। यानी इसमें हमें ये बताना है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध के आगे सही का तथा अशुद्ध के आगे गलत का चिन्ह हमें लगाना है। जिसमें सही है वाक्य तो हमें सही का निशान लगाना है, और जो वाक्य गलत है तो हमें उसमें गलत का चिन्ह लगाना है। अब हमसे क्या पूछा है 1 नंबर में कि पिकः पदे क उच्चारण स्थानम तालु है अस्ति। पिक जो पद है उसमें जो उच्चारण स्थान तालु होता है क्या? तो इसमें हमें गलत लगाना है। अजय है पद, अजय है पद अवर्णस्य उच्चारण स्थानम कंठयः अस्ति। तो दूसरे में हम क्या लगाएंगे? सही लगाएंगे। नमः अत्र द्वौ वर्णौ कंठयो न स्तः। तो तीसरे में हम क्या लगाएंगे? सही का निशान लगाएंगे। चौथे में प धन ई अत्र ई वर्णस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा अस्ति। तो चौथे में हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। 5वें में देखिए द वर्णस्य उच्चारण स्थानम दंतयः अस्ति। तो इसमें हम सही का चिन्ह लगाएंगे। 6ठे में म वर्ण नासिक्यः अस्ति। तो 6ठे में हम सही का निशान लगाएंगे क्योंकि जो म है वो नासिक के ही होता है। व वर्ण है दंतोष्ठः अस्ति। 7वें में पूछा है कि व वर्ण है दंतोष्ठः अस्ति। जो व वर्ण है वो दांतों और होठों दोनों के द्वारा बोला जाता है क्या? तो सही लगाना है। नंबर 8 पे हमसे पूछा है कि ओ वर्ण है दंतोष्ठः अस्ति। जो ओ वर्ण है वो भी दांत और होठों के द्वारा बोला जाता है क्या? तो गलत है। ये क्या है? गलत है। नंबर अपना पाठ खत्म हो चुका है। धन्यवाद।